हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है चतुर्दामाद। यह एक हिंदी स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, हिंदी कहानी या अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। चतुर्दामाद। सीतापुर गांव में सुमन नाम की एक विधवा अपनी बेटी मीना और बेटा बिलुआ के साथ रहा करती थी। 2 वर्ष पहले मीना के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मीना जवान हो चुकी थी। सुमन उसके लिए योग्य वर ढूंढ रही थी। एक दिन जाड़े की धूप में सुमन मीना के साथ अपने घर के पास बैठी थी। तभी डाकिया बाबू धर्मू काका साइकिल की घंटी की आवाज़ बजाते हैं। सुमन, अरे डाकिया बाबू, कभी हम गरीबों के घर भी ठहर कर चाय पी लिया करो। तेजी से भागे जा रहे हो। तुम तो जानते ही हो जो मेरा है बस इसी गांव में है, कहीं कोई नहीं जो चिट्ठी भेजा करे। डाकिया धर्मू काका, अरे ऐसी बात नहीं है दादी, ठंड के दिन में दिन जल्दी ढल जाते हैं। सोचता हूँ कि शाम से पहले काम कर आराम से घर जाकर कंबल ओढ़ के सो जाऊं। सुमन, ओ डाकिया बाबू, खटिया पर बैठो। मीना, काका के लिए चाय तो लाओ, ठंड काफ़ी है। मीना के जाने के बाद डाकिया धर्मू काका, मीना काफ़ी बड़ी हो गई है, अब तो यह भी शादी लायक हो गई है। सुमन, हाँ डाक बाबू, मीना के पिताजी की इच्छा थी कि पढ़ा लिखा कोई सुयोग्य वर देखकर इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन उनकी इच्छा तो अधूरी ही रह गई। डाकिया धर्मू काका, सब ऊपर वाले की लीला है दादी, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। सुमन, डाकिया बाबू, तुम तो जगह जगह घूमते हो, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। तुम्हें तो पता ही है इसका भाई बिलुआ बेईमान है। इससे पहले कि वो खेत घर बेच दे, मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। डाकिया धर्मू काका, कासगंज गांव के विजय का बेटा प्रकाश बहुत ही अच्छा और होनहार है। हिंदू धर्म, गांव में ही टीचर है। वो मीना के लिए अच्छा रहेगा। आप कहो तो मैं बात चलाऊं। सुमन, नेकी पूछ पूछ भाई, जितनी जल्दी हो उसे बात चलाओ, फागुन में इसकी शादी कर देंगे। डाकिया धर्मू काका, ठीक है दादी, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही अच्छे समाचार के साथ मिलूंगा। मीना, अरे रुको काका, चाय तो पीते जाओ, ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय। डाकिया धर्मू काका, अरे वाह, बिटिया के हाथ में तो जादू है। अच्छा है तुमने इसमें अदरक डाल दिया, मेरे गले में कुछ दिन से बहुत खराश हो रही थी, सब दूर हो जाएगा। धर्मू काका कासगंज जाकर प्रकाश के पिताजी से बात करते हैं। सब कुछ बात पक्की हो जाती है और फागुन में शादी तय हो जाती है। अभी नवंबर माह में बहुत ठंड पड़ रही थी। इधर बिलुआ अपने दोस्तों के साथ ताप रहा था, उधर प्रकाश चोरी छिपे मीना को देखने के लिए उसके घर के पास पहुंचा। बिलुआ, क्या भाई साहब इस गांव के नए लगते हो, किसी को खोज रहे हो क्या? मकान को बहुत देर से ताड़ रहे हो। प्रकाश, नहीं भैया, बगल के गांव जा रहा हूँ तो यह मकान का डिजाइन देख रहा था। मुझे भी घर बनवाना है, ऐसे ही मैं भी बनवाऊंगा, इसलिए देख रहा था। बिलुआ, अच्छा तुम मकान देख रहे हो चुपके चुपके? यार तुम तो बड़े काम के आदमी हो, आओ ताप लो। प्रकाश, नहीं भैया, ज़्यादा देर हो जाएगी पहुंचने में, मैं चलता हूँ। बिलुआ, अरे आओ यार, ठहरा करो, गरम हो लो, फिर चले जाना। चलो अब 1000 रुपये निकालो। प्रकाश, क्यों रुपए, किस किस लिए? बिलुआ, वो मकान का डिजाइन देखने के लिए। मैंने यह मकान का डिजाइन 1000 रुपये देकर बनवाया था। वैसे तो लेता तो 2000 हूँ, लेकिन तुम भोले के बगल के गांव से हो इसलिए 1000 रुपये डिस्काउंट। अब लाओ 1000 रुपये। प्रकाश समझ गया कि वो मीना का भाई है, उसने तुरंत रुपए दे दिए। बिलुआ, शाबाश आदमी, तो आप ठीक लगते हो। वैसे पेंट करवाएंगे तो तब मकान देखना, फागुन में मेरी बहन की शादी है, अगले महीने में इसका पेंट करवाऊंगा। साला बहुत दिन बाद 1000 रुपया मिला हाथ में।
आज सुबह वैसे भी 8,000 रुपये हार चुका था। मीना, भैया चलो अंदर, माँ खाना खाने के लिए इंतजार कर रही है। प्रकाश मीना को देखता है और देखता है रह जाता है। तभी अचानक बिलुआ की आवाज़ से उसका ध्यान भटकता है। बिलुआ, ठीक है भाई साहब, चलता हूँ, ऐसे ही आते रहना और भी मकान का डिजाइन दिखा दूंगा। बस पैसे ढीले करते रहना। यही है जिसकी शादी फागुन में होने वाली है। प्रकाश का ध्यान मीना की ओर से हटता है और वो मुस्कुराकर अपने गांव चल देता है। प्रकाश सोचता है कि चलो 1,000 रुपये देकर मैंने अपनी होने वाली पत्नी को तो देख लिया। फागुन में प्रकाश बारात लेकर मीना के घर पहुंचता है। बिलुआ, पता नहीं जीजू, पर तुमको तो कहीं देखा है। देखा तो है, पता नहीं कहाँ देखा है। प्रकाश, अगर आप 1,000 रुपये देंगे तो मैं तुरंत बता दूंगा, वरना सोचते रहिए पेट में दर्द हो जाएगा। क्या सोच रहे हो साले साहब, यह ऑफर अभी तक ही है। बिलुआ, मान गए जीजू, तुम भी बड़े कमीने हो। ये लो 1,000 और जल्दी बताओ। प्रकाश, हम 2 महीने पहले यहीं पर मिले थे, जब तुमने मुझसे अपने घर की डिजाइन को देखने का 1,000 रुपया ले लिया था। बिलुआ, ओ हाँ, तो ये बात है। जीजू, तुम मकान देखने नहीं, मीना को देखने आए थे। अगर यह बात पहले। चलो, माँ ने तुम्हें गिफ्ट में 2 लाख रुपए दिए हैं ना, उसमें से साले का 10% कमीशन 20,000 रुपये जल्दी से देकर आगे का काम स्टार्ट करो। सुमन, बिलुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेहमान से पैसा मांगते हुए। बिलुआ, शर्म कैसी जीजू, अब हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, अब हमारी इज्जत उनकी इज्जत बन चुकी है। मुझसे मेरे दोस्त दारू पार्टी मांग रहे हैं, मेरी इज्जत दांव पर लगी है, उसके लिए जीजू इतना भी नहीं कर सकते क्या। प्रकाश 20,000 रुपये देकर बिलुआ से किसी तरह पीछा छुड़ा लेता है। संयोग से कुछ दिन बाद प्रकाश का ट्रांसफर हो जाता है। रविवार के दिन डाकिया धर्मू काका प्रकाश के घर पहुंचते हैं। डाकिया धर्मू काका, मीना बेटी, अरे ओ मीना बेटी। प्रकाश, अरे आइए आइए डाकिया चाचा, कैसे हैं, बहुत दिन बाद इधर आए हैं। रविवार की छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी में क्यों बाहर निकलते हो चाचा। डाकिया धर्मू काका, अरे बेटा, काम तो काम है, उसको करना ही पड़ेगा। कल थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए कल वाली चिट्ठी आज बांट रहा हूँ। प्रकाश, कर्तव्य निभाना तो कोई आपसे सीखे चाचा, पर एक शिकायत है चाचा आपसे। पहले आप आते थे तो दूर से ही प्रकाश प्रकाश चिल्लाते थे, और अब शादी के बाद मीना मीना पुकारते हैं। डाकिया धर्मू काका, हाँ हाँ बेटा, घर असल में गृहिणी का ही होता है, और मीना बेटी को तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। प्रकाश, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा घर अब मीना का हो चुका है। ये लो मीना भी आ गई। मीना, प्रणाम धर्मू काका, कैसे हैं, मेरे घर का हाल चाल बता दीजिए, बहुत दिन से वहाँ का समाचार नहीं मिला। डाकिया धर्मू काका, घर का हाल तो बहुत बुरा है बेटी, अब मैं क्या करूँ। बिलुआ की आदत तो तुमसे छिपी नहीं है, रोज दारू पीकर जुए में हार कर आता है और सुमन दादी से झगड़ा करते रहता है। मीना, काका, यही सब देखकर तो मैंने कई बार उनसे कहा तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन उसका पुत्र मोह और बेटी के घर नहीं रहने का सिद्धांत, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। डाकिया धर्मू काका, रो मत बेटी, अब तुम्हें मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। प्रकाश का ट्रांसफर तुम्हारे ही गांव के मध्य विद्यालय में हो गया है। अब तुम वहां रहकर कम से कम माँ की देख रेख कर सकती हो। मीना, सच काका, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। प्रकाश, चलिए यह भी अच्छा ही हुआ, मेरे घर में यहाँ पर भैया और भाभी तो हैं ही माँ बाप की सेवा करने के लिए। उसकी माँ की ही चिंता मुझे हमेशा लगी रहती थी। एक सप्ताह बाद प्रकाश सीतापुर गांव के मध्य विद्यालय की प्रभावी पद संभाल लेता है और वहीं पर एक क्वार्टर लेकर रहने लगता है। मीना बराबर अपने मायके आती जाती रहती है। एक दिन छुट्टी के दिन प्रकाश और मीना सुमन के घर पर खाने को आए हुए थे।
तभी बाहर से सरपंच जी की आवाज आती है। सरपंच चतुर सिंह, सुमन भाभी, अरे ओ सुमन भाभी, जरा बाहर तो आना। सुमन, क्या बात है सरपंच जी, आज हम गरीबों की कुटिया का रास्ता कैसे भूल गए। सरपंच चतुर सिंह, अरे भूलना याद आना, नया पुराना यह सब तो होता रहेगा। अब देखो, कल एक तुम्हारे दोनों बच्चे छोटे थे, लेकिन आज दोनों बड़े हो गए हैं। सुमन, हाँ भैया, वो तो है, मीना भी आई हुई है। सरपंच चतुर सिंह, हाँ, मालूम हुआ कि मेहमान का ट्रांसफर हमारे गांव के मध्य विद्यालय में हुआ है। चलो, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो यह घर छोड़कर कहाँ जाती। कम से कम गांव में आपको मीना क्वार्टर में एक ठिकाना तो मिला। सुमन, ठिकाना मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सरपंच चतुर सिंह, देखो बिलुआ, इस मकान पर जुआ खेलने के लिए कर्ज पे कर्ज लेता गया। अब इस मकान की कीमत से ज्यादा कर्ज वो उठा चुका है। मैं ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तुम्हें मकान खाली करना पड़ेगा। प्रकाश, ऐसे कैसे खाली करना पड़ेगा सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि बोलने से नहीं, कागज से बस चीजें होती हैं। पहली बात तो यह है कि यह मकान माँ के नाम पर है, यानी सुमन देवी के नाम पर है। जब तक ये सिग्नेचर नहीं कर देती, आप कैसे इस पर दावा कर सकते हैं। दूसरी बात तो यह है कि बिलुआ ने जितने भी पैसे लिए हैं, क्या आपने कागज पर या स्टैम्प पेपर पर लिखवाए हैं। अगर वो है तो आप कोर्ट में पेश कीजिए। सरपंच चतुर सिंह, देखिए मास्टर साहब, आप यहाँ के मेहमान हैं, आप इस गांव के मामले में दखल मत दीजिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। प्रकाश स्कूल से लौट रहा था, तभी चतुर सिंह के गुंडे ने उसे धमकाया। गुंडे, तुम कागज दिखाने का बड़ा शौक है। यह सीतापुर है, यहाँ अगर ठीक से रहना है तो यहाँ की राजनीति से दूर रहो। गुंडों के जाने के बाद प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुँचता है। प्रकाश, इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट लिखानी है, चतुर सिंह के गुंडों ने मुझे धमकाया है। इंस्पेक्टर टोंडे, देखो मास्टर साहब, आप इस गांव में नए हो, जहाँ तक मुझे जानकारी है सरपंच चतुर सिंह गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। घर जाइए और आराम कीजिए। प्रकाश जब थाने से निकलता है तो इंस्पेक्टर तुरंत चतुर सिंह को फोन लगा देता है। इंस्पेक्टर टोंडे, हेलो सरपंच जी, मास्टर आपके खिलाफ कंप्लेंट करवाने आया था, मैंने समझा बुझाकर भेज दिया है, पर पढ़ा लिखा है, देख लेना कहीं बात आगे ना ले जाए। सरपंच चतुर सिंह, जानकारी देने के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, लगता है मैटर को मास्टर स्ट्रोक देना ही पड़ेगा। चतुर सिंह गुंडों को बुला लेता है। गुंडे रास्ते में प्रकाश को घेर लेते हैं। गुंडे, ये ले, अब कागज दिखाते रहना कि कितने गुंडे आगे पड़े हैं और कितने पीछे पड़े हैं। मास्टर वहीं बेहोश हो जाता है। किसी ने मीना को बुलाया कि मास्टर साहब रास्ते में घायल होकर गिर पड़े हैं। मीना और स्कूल स्टाफ प्रकाश को शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। इधर सरपंच चतुर सिंह बिलुआ के घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। सुमन, सरपंच साहब ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे। सरपंच चतुर सिंह, जाओ उस मास्टर क्वार्टर में, बहुत कागज दिखाने की मांग कर रहा था, अब हॉस्पिटल में अपना जख्म दिखा रहा है। बिलुआ, देखो सरपंच जी, यह अच्छी बात नहीं है। सरपंच चतुर सिंह, तुम चुप कर शराबी, मुझे धमकी देता है, एक पैसा अभी तक लौटाया नहीं, मारो साले को। गुंडे बिलुआ को 4 लाठी मारकर वहीं घायल कर देते हैं। सुमन जैसे तैसे अपने बेटे को लेकर सारा सामान को एक ठेले में पर लाद प्रकाश के क्वार्टर में शिफ्ट कर जाती है। इधर अस्पताल में प्रकाश के बेड के ठीक बगल में वीआईपी वाले वार्ड में कई नेता घायल होकर पहुंचते हैं। उसे कुछ स्टेटमेंट लेने के लिए शहर के एसपी धाकर सिंह आए हुए होते हैं। धाकर सिंह नेता का स्टेटमेंट लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र प्रकाश पर पड़ती है। एसपी धाकर सिंह, अरे प्रकाश, तू यहाँ कैसे। प्रकाश, अरे कैसे हो मेरे दोस्त, बहुत दिन बाद मिले। एसपी धाकर सिंह, मस्त हूँ यार, सिविल सर्विस निकलने के बाद एसपी बन गया हूँ, इसी जिले में एसपी हूँ,
तू बता मास्टरी कैसी चल रही है? प्रकाश, अरे यार, गांव के एक बेईमान सरपंच ने गुंडे भेजकर मेरा यह हाल कर दिया है। एसीपी धाकर सिंह, तो तूने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं की? प्रकाश, गया था मेरे दोस्त, पर तू तो जानता ही है अपने डिपार्टमेंट को। इंस्पेक्टर टोणे ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। एसीपी धाकर सिंह, फोन पर 1 मिनट, मैं एसीपी बोल रहा हूँ, थोड़ा सीतापुर थाने के इंस्पेक्टर को लाइन पर लाना। बोलो एसीपी साहब, बात करेंगे। इंस्पेक्टर टोणे फोन पर, जय हिंद सर। एसीपी धाकर सिंह, इंस्पेक्टर साहब, आपके इलाके में मेरा एक दोस्त मास्टर प्रकाश है, सुना है उसका एफआईआर दर्ज करने से आपने मना कर दिया था। इंस्पेक्टर टोणे, नहीं सर, गलतफहमी हो गई थी सर, सॉरी सर। एसीपी धाकर सिंह, कल 10 बजे तक उस सरपंच की सारी क्राइम कुंडली मेरे टेबल पर चाहिए। अगर नहीं हुई तो लाइन हाजिर होने के लिए तैयार रहना। इंस्पेक्टर टोणे, जी सर। एसीपी धाकर सिंह, क्या जी सर? लाइन हाजिर होने के लिए। इंस्पेक्टर टोणे, नहीं सर, जी जी सर, काम हो जाएगा। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। एसीपी धाकर सिंह, अरे इन गुंडों की तो तेरा भाई अच्छे से खबर लेगा, तू फिक्र ना कर। दूसरे दिन चतुर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इंस्पेक्टर टोणे उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करता है। सुमन के घर को कब्जे से मुक्त सुमन को वहां शिफ्ट कराता है। उधर कोर्ट सरपंच को 6 महीने जेल की सजा सुनाती है। प्रकाश ठीक होकर घर आ जाता है। बिलुआ, जीजू मुझे माफ कर दो प्लीज, आज के बाद दारू जुए को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। सुमन, बेटा, जो काम हमने 25 वर्षों में नहीं किया वो तुमने 6 महीने में कर दिखाया। भगवान ऐसा दामाद और बेटा सभी को दे। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब